To all the participants. We will be starting our webinar at 11 a.m. scheduled time. Thanks a lot for joining us in today's webinar. हमारा ईमेल आईडी एंड कांटेक्ट डिटेल हम चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. आप में से कोई भी अगर अपनी सोसाइटी के रिलेटेड या सोलर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज डू रीच आउट टू अस एंड वी रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स कि आप भी आपके ईमेल आईडी चैट बॉक्स पे शेयर करें so that हम इस वेबिनार के सारे अटेंडीज को the ultimate e-guide for buying rooftop solar for housing societies शेयर करना चाहते हैं. तो इन केस आपने अगर हमारे फॉर्म पे रजिस्टर ना किया हो, वी रिक्वेस्ट यू कि आप अपना ईमेल आईडी छोड़ें so that after the webinar हम आपको जो हमारी e-guide है और कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमने स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज जो सोलर खरीदना चाहती हैं या सोलर के बारे में जानना चाहती हैं उनके लिए हमने कुछ रिसोर्सेज बनाए हैं. तो काइंडली शेयर योर ईमेल एड्रेस एंड आई विल रिक्वेस्ट गोपी फ्रॉम सोलर स्क्वायर कि हमारा भी ईमेल एड्रेस शेयर करें जहाँ पे कि आप हमें कोई भी आपको सोलर रिलेटेड क्वेरी हो तो भेज सकते हैं. ये वेबिनार 45 मिनट्स का होगा. हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को अभी बिगनिंग में म्यूट कर रखा है. फर्स्ट 35 मिनट्स विल बी प्रेजेंटेशन वेयर वी विल डिस्कस अबाउट रूफटॉप सोलर फॉर हाउसिंग सोसाइटीज एंड जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज या मैनेजमेंट कमिटीज के सोलर पे जाने के लिए वील डिस्कस दैट. आखिरी के 10 मिनट हम Q&A के लिए रखेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैट बॉक्स में हमें अपनी क्वेरीज प्लीज भेजें. आप में से कई लोगों ने हमारे फॉर्म पर भी रजिस्टर किया है, वहां पर भी हमने क्वेरी स्टडी करी हैं एंड वी विल ट्राई टू आंसर बेसिस दैट. कैमरा एंड माइक आप आपका ऑफ रख सकते हैं एंड माइक वी विल अनम्यूट टुवर्ड्स द एंड फॉर Q&A. Very warm welcome to all the participants. We will just wait for another 2 to 3 minutes. हमारा 11 बजे का schedule time है. We'll just wait for a few more participants to join and then we will begin the webinar. जिन्होंने अभी अभी join किया है, kindly share your email address in the chat box. हम इस webinar के सारे attendees को एक e-guide email करेंगे जो कि जिसमें कि काफी इंफॉर्मेशन है एंड काफी क्वेश्चंस का हमने आंसर किया है फॉर ऑल हाउसिंग सोसाइटीज जो सोलर जाना चाहती हैं. तो प्लीज डू लीव योर ईमेल एड्रेस इन कमेंट्स. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप काइंडली वो चैट पे वो भी डाल सकते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ द वेबिनार. इस वेबिनार में आखिरी के 10 to 20 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे जिसमें हम चैट के क्वेश्चंस एंड लाइव क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे.
We'll only take questions towards the end. So अभी I'm seeing some people are raising their hands. आप please आपके question chat में दे दें. First 35 minutes will be the presentation. काफी questions हो सकता है हम presentation के दौरान ही answer कर दें. But जो अलग questions होंगे chat box में या last में जो लोग one on one पूछना चाहते हैं, वो हम उन्हें unmute करके उनके questions भी address करेंगे. A very good morning, everyone. We are ready to start our webinar. A warm welcome to all the attendees. I am Shreya Mishra. मैं Solar Square Energy की CEO हूँ. This webinar is being conducted for the benefit of housing societies जो कि अपने society के common area के लिए solar लगाना चाहते हैं. So this webinar is organized in association with Navi Mumbai Housing Society Federation. Mr. Bhattacharya जो कि lead करते हैं इस federation को, he has helped us in organizing this webinar. Along with that, we also would like to thank our partners, No Brokerhood, जो कि security solutions and काफी management committees को society manage करने के लिए काफी services provide करते हैं. So this webinar is being conducted by, as I said, Navi Mumbai Housing Society Federation, No Brokerhood and Solar Square Energy. ये वेबिनार 45 मिनट्स का होगा. पहले 35 मिनट्स हम प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें कि 2 स्पीकर्स हैं. उसके बाद हम 10 से 15 मिनट लास्ट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे. इस वेबिनार का पर्पस है कि हम हाउसिंग सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकें. काफी सारे सवाल होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज को सोलर जाने के लिए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उन क्वेश्चंस को आंसर करें आपके लिए. ये जो सफर है, जो जर्नी ऑफ गोइंग सोलर, वी विल ट्राई टू मेक इट easy. Please do leave your questions in chat. सारे अटेंडीज को इस वेबिनार के हम एक ई गाइड फॉर बाइंग रूफटॉप सोलर फॉर हाउसिंग सोसाइटीज ईमेल करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स की प्लीज आप आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चैट रूम में छोड़ें. हम आपको ये ई गाइड ईमेल और व्हाट्सएप दोनों करेंगे. सोलर स्क्वायर एनर्जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम चैट बॉक्स पे डाल रहे हैं, हमारी ई गाइड में भी दिए जाएंगे. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी सोसाइटी को सोलर रिलेटेड, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Today we have 2 speakers, Mr. A.K. Bhattacharya, who's the chairman of Navi Mumbai Cooperative Housing Society Federation. I would really like to thank him. आपने आपकी फेडरेशन के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए सोलर की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए you are allowing us to conduct this webinar. I will request Mr. Bhattacharya to give a short introductory note. जिसके की बाद हम माई सेल्फ आई एम श्रेया मिश्रा, मैं रेसिडेंशियल सोलर की CEO हूँ फ्रॉम सोलर स्क्वायर एनर्जी. आई विल कंडक्ट द वेबिनार एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द गाइडेंस एंड टिप्स for going solar for housing societies. I will request Avni to please unmute Mr. Bhattacharya so that he can give a brief introduction. Mr. Bhattacharya, are you there? I have unmuted you. Have done? Yeah.
Can you hear me? I'm there. I'm Bhattacharya. Yes, yes, we can hear you. Okay. Yes, we can hear you, sir. Now, should I start? Yes, kindly, sir. Hello, myself A.K. Bhattacharya. I have already been introduced as the chairman of Navi Mumbai Cooperative Housing Society, but I may introduce myself as a social activist. And incidentally, I'm the chairman of Navi Mumbai Cooperative Housing Federation also. Now, I have been entrusted with the job to introduce this seminar. This seminar is for the solar energy, the conversion of solar energy to electrical energy. Specifically, you see, our world, the earth, is consists of three independent components. One is the material, that is the matter. Second is life. And third is your energy. So three things, matter, life, and energy. These three components makes the world. Now, energy, what are the energy? There are several types of energies are there. Thermal energy, radiant energy, chemical energy, nuclear energy, electrical energy, mechanical energy, motion energy, sound energy, electromagnetic energy, gravitational energy, ionization energy, etc. But of which we are most interested to the electrical energy. And electrical energy, this energy are of two types. One is renewable, another is a non-renewable. What are renewable? Renewable is solar energy, wind energy, geometrical energy, tidal energy, biomass energy, hydropower energy. These are renewable sources. What are unrenewable? That is whatever fossil down, that is coal, petrol, petroleum product and other things from which we are getting, these are not renewable. Because once you exert, this is exhausted, this is lost. Now, second point is coming, this presently, we are getting the electric energy from so many sources. Main source is coal. Coal, they are giving about 59% of the electrical energy today we are getting from the coal. From hydroelectric, we are getting about 17% introduced. And this raw renewable energy, what I have said just now, all together, we are getting only 12%. And you see natural gas, that is giving about 9%, and nuclear system, they are giving 2%. So this is the way we are getting the electrical energy, and electric energy is the most thing we wanted for our domestic, for our industry, for everywhere, day in, day out. For every second, we need the electrical energy. Now, this electrical energy, we are getting maximum from the carbon, but the resource of carbon will die out a day. Moreover, they are eliminating so much gases for which your one burning is there. So it is expected to be avoided, but since we are not equipped, we cannot avoid it now. But a day will be coming when we will not be having a coal. But this system, the solar system, can be utilized very much. Why? It is said that the energy received by Earth in 1 hour from the sun can cater the requirement of 1 year of the entire world if it is properly channelized. So now it has not been channelized, it is a thing to be channelized. Now, this is said for the cooperative society. For cooperative society, you see how the cooperative society is formed. Cooperative society is formed nowadays that the person purchased the flat from the builder or developer, and after the purchase under what? Under MUFA, Maharashtra Ownership Flat Act.
What does ownership flat say about the 10? Section 10 says, immediately after the required people are sold, they should form a society, association, or a company. But it is mostly made as a society. For the society, now for the society, what is that one? Society is having two parts. One is original member, ordinary member, and another is managing body elected by those members to the managing body who are taking care of the management of the society. And when the society is registered, along with that, the bylaw is registered. What is bylaw? But the bylaw is the set of rules which is to be abided by the society members and by the managing committee also. And there it is said, as per bylaw number 155, managing committee is responsible to keep the building in good condition. So now, managing committee is having a great problem in rainy season. That is the seepage or leakage from the roof to the downstairs. Now, what is the problem? Society is spending a lot of money, but no assurance is given that it is the foolproof. Sometimes it goes for 1 or 2 years. Again, this one. But now, I wanted to take the help of this system, that is the solar panel system. I request Mrs. Shah to see, Madam Shah, to look after that, whether this system can help anyway. What is that one? The leakage is due to rainwater. If the rainwater is restricted to come to the roof, then there will be no leakage. Now, if the solar system may be made by that way that it is covering the entire roof. So disconnecting the water to come at all, there will be no leakage. Whether they are getting benefit of this solar, which is a very economical one, which may be costing 60 or 70% of the original cost, whatever it was then. And now, considering the investment part of it also, if you are investing that one, the interest you are taking, the interest and the cost of the solar, which together, it will be less than what we are paying today. So by that way, solar system will be equivalent. That will be, Madam will be expressing you in details of that one. So this is one part of it. But second part of it is that if we can help it, because what happens, for shading the roof is not as per the rule. Rule do not permit to shade the rule as per GDCR. GDCR do not allow the shade over the roof. But GDCR will be allowing to the panel to made over there, solar panel to keep over there. To make the solar panel, we make a foundation. And that foundation, if we made by that which covers the shade, that may suit the purpose. If that can be done, I think more of the society may be interested for that reason too. So I don't want to say any more about that because the subject itself is the solar system. So let Madam Shreya take up the part of that and tell us what is the advantage and disadvantage. Practically, what is the financial implement of that one? That is the financial consideration. The first point is that. Thank you. What Thank am you I so to much, pay sir. for it and why I am getting of it? The financial implication is the most one. The and in general, what we feel, the final first installment is a costly affair. The society is going not very much keen to make that investment without knowing what will be the future result and what the future, how this money will be utilized. After so many years, it will be neutralized. So these are the points that are required to be the mainly point to be focused. We know the solar system, solar panel is a good system. Most of the people are aware of it. But main point is what should be the financial complication, financial advantage or disadvantage. That is the main point to be said.
Absolutely. Thank you so much, Mr. Bhattacharya. Thanks a lot for that introduction. And काफी new participants have now just joined us. I would like to welcome all the participants on this webinar for rooftop solar for housing societies. Mr. Bhattacharya, who is the chairman of Navi Mumbai Cooperative Housing Society Federation, and No Brokerhood, which is a security and services provider for housing societies across India. This webinar is in association with all three of us. I am Shreya Mishra. I am the CEO for Residential Solar at Solar Square Energy. We will quickly now dive into the webinar. Thanks a lot, Mr. Bhattacharya. I will, thanks for the points that you have shared, and I will now start talking about, the main topic of the webinar, which is rooftop solar housing societies जो खरीदना चाहती हैं. सबसे पहले I'd like to do a quick introduction. ये webinar हमने क्यों conduct किया? तो at Solar Square हमने पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को कंसल्ट किया है, गाइड किया है, जो रूफटॉप सोलर लगाना चाहती थी, जो अपने कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे सेविंग करना चाहते थे. एंड हमने ये नोटिस किया कि सारी सोसाइटीज और मैनेजमेंट कमिटीज को सिमिलर चैलेंजेस, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं. तो इसलिए हमने ये मुहिम चालू करी है जहां पे हम हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सोलर खरीदना आसान करना चाहते हैं. जब आप सभी लोग सेम क्वेश्चन, सेम कंसिडरेशंस के थ्रू जाते हैं, तो वी आर नाउ कंडक्टिंग दिस वेबिनार ताकि हम आपको गाइड कर सके. इस वेबिनार के अलावा भी हमारे पास काफी रिसोर्सेज हैं. हमारी टीम एक्टिवली कंसल्ट करती है. आप हमें ईमेल लिख सकते हैं एंड वी विल एक्टिवली कंसल्ट एंड इवैल्यूएट रूफटॉप सोलर फॉर योर हाउसिंग सोसाइटी. Other than consulting more than 100 housing societies, 15 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज ने हमसे सोलर लिया भी है. हमने उनकी छतों को सोलराइज किया है. 20 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट तक के सोलर हमने हाउसिंग सोसाइटीज के लिए लगाए हैं. एज अ कंपनी हमें 90 मेगावाट से ज्यादा रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस है. महाराष्ट्र में ही लोन हमारे 25 मेगावाट से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगा है. यानी 100-150 करोड़ के करीब रूफटॉप सोलर हमने पुणे, बॉम्बे, लोनावला, खंडाला, एचएल करंजी, जलगांव, इन्हीं एरियाज में लगाया है. तो हम इस ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं. सो दैट इज आवर एक्सपीरियंस. जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन, सोलर स्क्वायर इंडिया की 2021 में टॉप 3 रूफटॉप सोलर कंपनीज में से एक रैंक करी थी. ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इंडिपेंडेंट होम्स हैं, जिनकी छत पर हमने रूफटॉप सोलर लगाया है. आज का वेबिनार हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट घरों पर भी रूफटॉप सोलर लगाते हैं. फैक्ट्रीज हो, वेयर हाउसेज हो, वी हैव डन रूफटॉप सोलर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. तो हम सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं. एंड 5000 से ज्यादा होम ओनर्स जो या तो हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं या इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं, वो सोलर स्क्वायर द्वारा लगाए हुए रूफटॉप सोलर का बेनिफिट ले रहे हैं एंड हर मंथ अपने बिजली के बिल में सेविंग्स कर रहे हैं. सो दैट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन. कमिंग टू नाउ द मेन पॉइंट, जैसे कि भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि सोलर क्यों लेना चाहिए, उसका इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है. तो सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटीज जो भी, अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में हैं तो आप जानते होंगे कि जो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लिफ्ट, पंप, स्ट्रीट लाइट, पंखे, जिम में आपके लाइट्स लगते होंगे, फैंस लगते होंगे, एयर कंडीशनर्स लगते होंगे, ये सारी ही चीजें कॉमन एरिया के एक्सपेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं. बिजली लगभग 40% एक्सपेंस को कंट्रीब्यूट करता है. महाराष्ट्र में सोलर लगाना एक नो ब्रेनर है. ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में महाराष्ट्र में वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे महंगी बिजली है. एंड सोलर लगाने के 3 मेन फायदे हैं. सबसे पहला, सोलर is the cheapest form of electricity. सबसे सस्ती बिजली आप अपनी सोसाइटी के लिए सोलर से ही ले सकते हैं. आप अभी ग्रिड से बिजली खरीदते होंगे महाराष्ट्र में, वो कि 11 से लेकर 15 रुपए तक की बिजली का आप खर्चा भरते होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्लैब में बिजली कंज्यूम करते हैं और कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. सोलर लगाने से आप उस बिजली के खर्चे को बहुत बहुत कम कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल नंबर्स में आपको इकोनॉमिक्स समझाऊं, अगर आज आप 100 रुपए सोलर के सिस्टम में खर्च करते हैं, तो इससे आप 35 से 40 रुपए हर साल अगले 25 साल तक बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं. यानी कि ये 30 to 40% रिटर्न आपको देगा. 100 रुपए आज खर्च करके आप 25 साल में 850 से 1000 रुपए बचा सकते हैं. तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है हाउसिंग सोसाइटी के लिए.
सेकेंडली, जैसे कि भट्टाचार्य जी ने भी कहा और हम सभी लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, तो हम ही सभी चाहते हैं कि भाई हम अपना कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा कम करें। सोलर नेचुरली एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, तो आप सोलर लगा के अपनी सोसाइटी का कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। हर किलोवाट सोलर जो आप लगाते हैं वो हर साल 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफसेट करता है, यानी हर किलोवाट सोलर जो है वो 15 मैच्योर बड़े पेड़ लगाने के बराबर है। सो इट इज अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन एंड द प्लैनेट। लास्टली, जो एक कई लोगों को सवाल आता है कि यार सोलर है, बारिश में चलेगा क्या, ठंड में चलेगा क्या, इज इट रिलायबल? जैसे कि ग्रिड की बिजली है जो साल भर आती है, क्या सोलर भी साल भर हमें मिलेगा? तो जी हाँ, सोलर एक 65 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, ये इसमें कोई रिस्क है क्या, ये स्टेबल है क्या, ये हर साल बिजली देगी क्या, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली के पावर प्लांट जो लगते हैं अब सोलर के लगते हैं, क्योंकि वो स्टेबल टेक्नोलॉजी है, सबसे सस्ती है और क्लीन है। महाराष्ट्र में ही 200 से 500 हाउसिंग सोसाइटीज ऑलरेडी सोलर, सिर्फ पुणे एंड बॉम्बे एरिया में ही 500 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज रूफटॉप सोलर लगा चुकी हैं। अगली बार अगर आप कभी प्लेन से सफर करें, पुणे या बॉम्बे में लैंड करें, तो आप देखेंगे कि हर छत पे, हर हाई राइज पे आपको, काफी हाई राइजेस पे आपको ऑलरेडी सोलर प्लांट्स पैनल दिखाई देंगे। एक चीज जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नोटिस करी है, जो मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं वो अपना कॉर्पस फिक्स डिपॉजिट में रखती है। महीने के खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है सोसाइटी के पास, वो कॉर्पस फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न देखें तो वो 6% का आपको रिटर्न देता है, जिसपे आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। इसकी बजाय अगर आपके पास 5 लाख का कॉर्पस है, 10 लाख का कॉर्पस है, 1 करोड़ का कॉर्पस है, और अगर आप उसे सोलर में डालें और सोलर में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 30 to 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। छत जो है वो वैसे ही सारी सोसाइटीज की खाली पड़ी रहती है, सेफ्टी रीजंस के लिए, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज के लिए, उस पर वैसे भी ताला लगा रहता है। तो छत को आप अपनी यूज कर सकते हैं, उस पर सोलर लगा के कोई नई स्पेस आपको खर्च नहीं करनी है। आपके पार्क्स हैं, गार्डन है, पार्किंग है, कहीं आपको स्पेस नहीं खर्च करनी है, सिर्फ आपकी छत पे आप सोलर लगा सकते हैं एंड इतना रिटर्न कमा सकते हैं। सो इट इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज, नॉट जस्ट महाराष्ट्र में बट अक्रॉस इंडिया, अब अपने कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम लगाना चाहती हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, हम आज इस वेबिनार में ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हाउसिंग सोसाइटी सोलर जाना चाहती है उनके लिए। बट आप में से कई लोगों ने अपने वेबसाइट, जब हमारे फॉर्म को भरा था, उसमें भी अपने क्वेश्चंस भेजे थे। आई वुड लाइक टू कीप द वेबिनार इंटरैक्टिव। आप प्लीज चैट में अपने क्वेश्चंस लिख के भेजें। वेबिनार के एंड में हम उन्हें आंसर करेंगे, हमारी टीम भी चैट पर उन सवालों का जवाब दे सकती है। काफी सारे क्वेश्चंस आई एम होपिंग कि मैं खुद ही कवर कर दूंगी। सो जो मेन क्वेश्चंस हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज और मैनेजमेंट कमिटीज के होते हैं, वो ये टॉप 6 हैं। सबसे पहला ये कि हम अपने सोलर प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस करें। सेकेंडली, आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि यार हमारी 30 फ्लैट की बिल्डिंग है, 100 फ्लैट की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग है, हमारा 1 लाख रुपए का बिल आता है, हमारा 25,000 रुपए का बिल आता है, हमारे लिए कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है? तो आई विल आंसर दैट। थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सोलर लगाना है, तो जैसे कि मोबाइल फोन में कई टेक्नोलॉजीज आती हैं, फ्रिज खरीदने जाए तो कई टेक्नोलॉजी, कई ब्रांड्स आती हैं, वैसे ही सोलर प्रोजेक्ट में भी जो काफी इक्विपमेंट लगता है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज और ब्रांड्स आती हैं। तो ये काफी बड़ा एक सब्जेक्ट है। हमारी जो ई गाइड है वो हम सभी को ईमेल करेंगे, जिसमें कि हम ये टेक्नोलॉजी में आपको अवेयरनेस देना चाहेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना चाहेंगे, ताकि आप एज अ हाउसिंग सोसाइटी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो प्लीज डू लीव योर ईमेल आईडी इन द चैट बॉक्स। हम सारे ही अटेंडीज को ये जो ई गाइड है फॉर हाउसिंग सोसाइटीज, जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है, वो ईमेल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है कि सोलर जो है, आप में से शायद कुछ लोग ना जानते हो, सोलर प्लांट अगर आपने एक बार लगा लिया तो वो 25 साल तक बिजली जनरेट करता है, यानी 25 साल तक आपको उससे फ्री में बिजली मिलेगी। परंतु जैसे कि गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है, एयर कंडीशनर की एएमसी करनी पड़ती है, वैसे ही सोलर सिस्टम को भी प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। उसमें भी आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी विल ऑल्सो कवर दैट।
फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू सिलेक्ट योर इंस्टॉलेशन पार्टनर. सोलर कोई एयर कंडीशनर की तरह प्रोडक्ट नहीं है रेडीमेड के आपने लाया लाके फिट कर लिया. सोलर इज अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में काफी सारी चीजें लगती हैं, काफी सारा इक्विपमेंट लगता है, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. ये सारी सुविधाएं, सारा काम जो है वो इंस्टॉलेशन पार्टनर करेगा. इसलिए आपका इंस्टॉलेशन पार्टनर चूज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. सोलर स्क्वायर इज an installation partner to more than 15 housing societies and more than 2,000 clients across India, homeowners, factories, housing societies वगैरह वगैरह. तो we will share कि हमने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं, क्या बेस्ट तरीका है आपके लिए इंस्टॉलेशन पार्टनर चूज करना. एंड लास्ट इज हाउ टू ऑब्टेन एजीएम अप्रूवल, क्योंकि सोलर में आपको हमेशा एजीएम अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती भी है. So first let's cover how to finance the solar project. सोलर प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के दो तरीके हैं. पहले सिर्फ एक ही चॉइस हुआ करती थी, विच वॉज कैपेक्स. कैपेक्स यानी 100% सोलर सिस्टम में आप आज इन्वेस्ट करेंगे, वो सोलर सिस्टम फिर बिजली जनरेट करेगा और वो बिजली आप फ्री में साल दर साल यूज कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, सोलर सिस्टम 25 साल तक बिजली बनाता है, यानी अगर आज आपने सोलर सिस्टम खरीदा तो 25 साल तक इस इन्वेस्टमेंट से आप हर महीने जो बिजली बनेगी उससे आपके बिजली के बिल में सेविंग कर सकते हैं. बट 100% इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा. रिस्क आपकी होगी. प्लांट में ब्रेकडाउन्स हुए तो क्या, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या, वारंटी क्लेम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या. तो इस मॉडल में सेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फैंटास्टिक होता है, लेकिन थोड़ी रिस्क भी हाउसिंग सोसाइटीज को लगती है. अगर मैं आपको कॉस्ट का आइडिया दूं, ये सिर्फ इंडिकेटिव कॉस्ट है. पर किलोवाट जो सोलर सिस्टम है वो 40,000 से 60,000 रुपए पर किलोवाट तक की कॉस्ट आएगी. ये जो कॉस्ट है, ये मैंने इतनी बड़ी रेंज क्यों दी, क्योंकि ये काफी चीजों पर निर्भर करती है. आपकी छत में जगह कितनी है, आप कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम ले रहे हैं, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करी, आपका जो सोलर सिस्टम है वो एक छत पर लगेगा या 4 छत पर टूट टूट कर लगेगा. काफी फैक्टर्स पर जो है इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट डिपेंड करती है. बट 40,000 to 60,000 रुपीज में आप एक बहुत ही अच्छा सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं. ये सिस्टम 25 ईयर्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा. महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में, पुणे में, बॉम्बे में 4 साल से भी कम समय लगता है आपको इस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन करने में. The second financing choice is a zero investment rooftop solar. Zero investment rooftop solar में जो सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी है, जैसे कि ये सोलर स्क्वायर का एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम आपके सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे. हमने ऑब्जर्व किया था कि मैनेजमेंट कमिटीज को इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने में, रेसिडेंट्स का अप्रूवल लेने में एंड इस प्रकार की बड़े इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेने में काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा समय लगता है. इसलिए हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सोलर लेना आसान करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑफ जीरो इन्वेस्टमेंट रूफटॉप सोलर, जिसमें कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है. सोलर स्क्वायर एनर्जी को आपकी छत पर अपने पैसे से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी. वो सिस्टम जो भी बिजली बनाएगा उससे हम आपको बिजली बेचेंगे, जो बिजली आपको हर महीने हमसे खरीदनी होगी. लेकिन ये जो बिजली है वो आपकी ग्रिड की जो बिजली है, आप शायद टाटा पावर से बिजली लेते हो, रिलायंस से लेते हो या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट डिस्कॉम है उससे बिजली लेते हो, उस बिजली के रेट से सोलर की बिजली आपको बहुत सस्ती पड़ेगी. और इसके लिए आपको हमारे साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करना रहेगा. यानी कि एक बार हमने ये इन्वेस्टमेंट किया तो अगले 10 या 20 साल तक का हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिस पीरियड में आपको हमसे सारी की सारी उस प्लांट की बिजली खरीदनी होगी. अगर इसमें आप इकोनॉमिक्स समझना चाहें तो ग्रिड की बिजली जो है वो 11 से 15 रुपए की नवी मुंबई, पुणे वगैरह एरियाज में पड़ती है. बट सोलर की जो बिजली जो हम आपके प्लांट छत पे जो सोलर प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे, वो बिजली आपको सिर्फ 4 से 7 रुपए की पड़ेगी. अगर आप हमसे छोटा पावर परचेज एग्रीमेंट यानी 10 साल का एग्रीमेंट साइन करेंगे तो वो 5 से 7 रुपए की होगी. अगर आप हमसे 20 ईयर्स एग्रीमेंट साइन करेंगे तो इट विल बी 4 to 6 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सोलर तो 25 साल का प्रोडक्ट है, अगर मैंने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया तो 11वें साल के बाद क्या होगा. सो द ब्यूटी ऑफ द जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल इज दैट कि 10 साल में हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना के हम बाहर हो जाते हैं और आपको 11वें साल में फ्री ऑफ कॉस्ट से सोलर सिस्टम ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी कि 11 से 25 साल तक इस सोलर सिस्टम की बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपकी सोसाइटी कंज्यूम कर सकती है. Only you have to take care of maintenance, जिसका की कॉन्ट्रैक्ट हम ही लेते हैं, and there is a nominal maintenance charge that you have to pay. So these are the two models. आप commonly term सुनेंगे capex and opex. capex यानी आपका इन्वेस्टमेंट, opex यानी कि सोलर कंपनी का इन्वेस्टमेंट और आपको सिर्फ बिजली कंज्यूम करनी है.
प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं क्विकली इवेल्युएट करूं, जो कैपेक्स मॉडल है उसमें ऑफ कोर्स आपको फंड्स अरेंज करने हैं, अपफ्रंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसमें आपकी सेविंग ज्यादा होगी। रिस्क आपकी पैसा आपका, सेविंग्स आपकी सेविंग ज्यादा। लेकिन एज आई सेड, रिस्क थोड़ी हायर लगती है हाउसिंग सोसाइटीज को, एजीएम अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। इसमें हम आपको हमेशा एडवाइस करेंगे, अगर आप कैपेक्स में भी सोलर लें तो आप कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस प्लान जरूर खरीदें, सो दैट जो जैसे सोलर स्क्वायर है, जो अगर हमसे क्लाइंट्स हमारे कैपेक्स में फुल इन्वेस्टमेंट से सोलर खरीदते भी हैं तो भी हम उन्हें 5 ईयर की मेंटेनेंस गारंटी देते हैं, जिसमें कि क्लाइंट को यानी हाउसिंग सोसाइटी को एक भी रुपए अगले 5 साल तक, हर 5 साल वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें एक भी रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। अगर वारंटी क्लेम्स करना है तो हम करेंगे, कुछ रिपेयर करना है तो हम करेंगे, मेंटेनेंस करना और उस प्लांट का परफॉर्मेंस जनरेट इंश्योर करना कि अगर आपको साल की मान लीजिए 5 लाख रुपए की सेविंग आनी है उस प्लांट से, तो हम उसे इंश्योर करेंगे और गारंटी करेंगे। तो इस तरीके से आप कैपेक्स को भी डी रिस्क कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एंड सेविंग्स एंड जनरेशन की गारंटी फ्रॉम द सोलर कंपनी विच सोलर स्क्वायर एनर्जी प्रोवाइड्स। जो जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, नेचुरली उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो जीरो रिस्क है और जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर स्क्वायर एनर्जी करेगी। तो आपको आपकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए फंड्स इकट्ठा करना या अप्रूवल्स लेने का टाइम नहीं लगेगा। सोलर को खरीदने के लिए टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, काफी कुछ समझना पड़ता है, जिससे कि काफी रिस्क महसूस होती है मैनेजमेंट कमिटीज को कि यार कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, ये कंपनी ने वारंटी नहीं मेरी क्लेम करी तो, एक मॉड्यूल खराब हो गया तो, ब्रेकडाउन हो गया तो, इसने बोला तो है कि मेरा साल का 5 लाख रुपए बचेगा, नहीं बचा तो काफी रिस्क महसूस होती है सोसाइटीज को। तो आप इस जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर में जा सकते हैं, जिसमें कि हम आपके प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे एंड आपको सिर्फ जो बिजली बनी सिर्फ उसी का पैसा देना है। यानी अगर बिजली नहीं बनी, महीने में एक दिन प्लांट बंद भी रहा तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उसका पैसा नहीं देना। जितनी बिजली बनी आप उतना सेव करेंगे और उतने का ही आपको पे करना होगा। जो पावर परचेज अग्रीमेंट होता है, मान लीजिए अगर हमने 10 साल का पावर परचेज अग्रीमेंट किया तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट सोसाइटी की नहीं है। मेंटेनेंस, रिपेयर, कुछ भी अगर हो सिस्टम का, तो वो सारा का सारा लुकआउट सिर्फ सोलर कंपनी का ही है। वन मोर क्वेश्चन जो काफी सोसाइटीज हमसे पूछती हैं कि यार जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ सालों बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि प्लांट चल रहा है, सेविंग आ रही है, तो मैं जीरो इन्वेस्टमेंट करके क्यों मैं 10 साल तक 7 रुपए की बिजली खरीदूं, मैं वो प्लांट ही खरीद लेते हैं, हम प्लांट ही वो खरीद लेते हैं एंड देन नाउ वी हैव कॉन्फिडेंस। तो वी ऑल्सो गिव यू इजी बायबैक ऑप्शन। अगर 3, 4, 5 साल बाद आपके एजीएम से आपको अप्रूवल मिले, आपके रेसिडेंट्स बोले कि यार प्लांट चल रहा है, महीने दर महीने सेविंग आ रही है, वी आर हैविंग ट्रस्ट इन सोलर स्क्वायर, लेट्स बाय दिस प्लांट एंड इंक्रीज आवर सेविंग्स, हमारे पास कॉर्पस पड़ा हुआ है, हम अपनी सेविंग्स बढ़ा लेते हैं। यू ऑल्सो हैव दैट चॉइस एंड यू कैन डू इजी बाय बैक ऑप्शन। उसके बाद आपको हमें कोई मंथली बिजली का बिल नहीं भरना होगा, प्लांट आपका, सारी की सारी सेविंग्स आपकी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, काफी लोगों ने पूछा था पर किलोवाट कॉस्ट क्या, 100 किलोवाट का कॉस्ट क्या, तो ये 100 किलोवाट की मैंने एक इलिस्ट्रेटिव कॉस्टिंग ली है। प्लीज इसे हर किसी के लिए ये स्टैंडर्ड एमआरपी नहीं है, सोलर एमआरपी पे नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, तो साइट कंडीशन पे प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आपकी सोसाइटी एक 100 किलोवाट का सिस्टम लेती है तो वो सिस्टम जो है वो लगभग पर किलोवाट 1400 यूनिट जनरेट करेगा, यानी कि 100 किलोवाट का सिस्टम लगभग 1.4 लाख यूनिट्स बनाएगा। जो कॉस्ट है सिस्टम की एवरेज, जैसे मैंने कहा 40 to 60,000 रुपीज के बीच पर किलोवाट में होती है, लेट्स टेक इट एवरेज 50,000 रुपीज पर किलोवाट। तो यानी 100 किलोवाट पे आपकी सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट हो गया 50 लाख रुपीज। इस 50 लाख को इन्वेस्ट करके आप हर साल 16 लाख रुपए बचाएंगे अगले 25 साल तक, यानी आपका ब्रेक इवन 3.5 साल में ही हो जाएगा। 3.5 साल में आपके 50 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप साल दर साल 16 लाख रुपए की फ्री सेविंग्स कर सकते हैं। नाउ कंपेयर दिस टू ऑपेक्स और जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर। आप आज 0 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, ये 1.4 लाख यूनिट्स जो जनरेट होंगी, इसे अब आप हमसे मान लीजिए एवरेज 6 रुपए पर खरीद रहे हैं। तो यानी आपकी सेविंग जो है 10 साल के पावर परचेज अग्रीमेंट में 10 साल तक अब आप 8 लाख रुपए बचाएंगे। 11वें साल से, जैसे कि मैंने कहा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिस्टम ट्रांसफर कर देंगे। 11वें साल से लेके 25 साल तक सारी सेविंग्स आपकी, यानी 11 से 25 साल तक आप 16 लाख रुपए बचाएंगे। तो आप कंपैरिजन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी थोड़ी सेविंग्स कम है, लेकिन आपकी रिस्क भी कम है और आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। So this is broadly, I hope it helps you understand the cost and economics comparison. Second question जो काफी लोगों ने गूगल फॉर्म में भरा था वो था कि हमारी 30 फ्लैट की बिल्डिंग है,
100 फ्लैट की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, तो सिस्टम साइज जो है वो आपको कितना किलोवाट का सोलर लेना चाहिए, इससे अब मैं आंसर करूंगी। ये इट डिपेंड्स ऑन 3 मेन पैरामीटर्स। नंबर 1 इज कि आपकी बिजली का बिल क्या है, आप कितने यूनिट की बिजली कंज्यूम करते हैं। 1 किलोवाट सोलर जो है वो 1300 से 1400 यूनिट साल के बनाएगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन आप 1000 यूनिट कंज्यूम करते हैं, आप साल में 1 लाख करते हैं या 10 लाख करते हैं, आप उससे बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने किलोवाट का आपको सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। द सेकेंड पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है रूफटॉप स्पेस। कई हाई राइज बिल्डिंग्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन रूफटॉप स्पेस का हमेशा कंस्ट्रेंट होता ही है बॉम्बे, पूना जैसे शहरों में। तो 1 किलोवाट सोलर के लिए 100 स्क्वायर फुट की लगभग जगह लगती है। 10-15% ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, बट मोटा मोटी आप समझे तो 1 किलोवाट रिक्वायर्स 100 स्क्वायर फुट। यानी अगर आपको 100 किलोवाट का सोलर लेना है तो आपकी छत पे 10,000 स्क्वायर फुट का शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। नेचुरली सोलर सनलाइट से चलता है, तो शैडो फ्री एरिया होना काफी जरूरी है। द थर्ड इज अ पॉलिसी मैटर, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बोलती है कि अगर आप सोलर खरीदना चाहते हैं तो सोलर जो है वो आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं हो सकता। सोलर कैपेसिटी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1.25 टाइम्स योर सैंक्शन लोड। यानी अगर आपका 30 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप लगभग 35 किलोवाट का सोलर ले सकते हैं। However, कई सोसाइटी सोलर जाने के लिए अपने सैंक्शन लोड को बढ़ा लेती हैं, क्योंकि सैंक्शन लोड बढ़ाने से जो आपका फिक्स्ड भार या फिक्स्ड चार्ज होता है आपके बिजली के बिल में, वो एक नॉमिनल चार्ज होता है विच विल इंक्रीज। हाउएवर योर सेविंग्स फॉर सोलर इज अ लॉट हायर। तो कई सोसाइटीज में हम एंड वी ऑल्सो हेल्प सोसाइटीज, अगर आप आपका सैंक्शन लोड बढ़ाना चाहें तो। अगर आप में से कोई भी अपनी सोसाइटी के लिए जानना चाहते हैं कितने किलोवाट, लगभग कितनी कॉस्ट, मेरी छत पे क्या बैठेगा, मेरे लिए क्या सही है, यू कैन प्लीज रीच आउट टू अस info@solarsquare.in। गोपी फ्रॉम सोलर स्क्वायर विल जस्ट पुट आवर ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी भेज सकते हैं। हम फ्री कंसल्टेशन एंड रूफटॉप सोलर इवैल्यूएशन आपकी सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो यू कैन रीच आउट टू अस। द थर्ड पॉइंट एज आई सेड, जो कि काफी बड़ा मैटर है, जो हमारी ई गाइड फॉर हाउसिंग सोसाइटीज में कवर होगा, वो है विच टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड्स टू चूज। तो ये मैं ब्रीफली कवर करूंगी, लेकिन आप आपका ईमेल आईडी छोड़े, वी विल एंड मोबाइल नंबर छोड़े, वी विल सेंड यू द ई गाइड फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। तो उस ई गाइड से आप काफी डिटेल में टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। सो सोलर सिस्टम में लोग सिर्फ सोलर को सिस्टम की जगह लोग सोलर पैनल बोलते हैं अक्सर, बिकॉज यू ओनली सी दोस ब्लू प्लेट्स और द ब्लू सोलर पैनल्स, बट अ सोलर सिस्टम हैज मोर देन 50 कंपोनेंट। सोलर पैनल यस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन आप जब अपनी सोसाइटी के लिए सोलर लें तो बाकी कंपोनेंट्स को भी डिटेल में स्टडी करना और उनका सिलेक्शन और टेक्नोलॉजी स्टडी करना काफी जरूरी है। सो नंबर 1 इज सोलर मॉड्यूल, जहां पे कि हमारा हमेशा एडवाइस होता है टू चूज टियर 1 ब्रांड्स। सोलर मॉड्यूल पर 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग एंड 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी बेकार कंपनी का पैनल खरीद ले क्योंकि वो सस्ता है और 5 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए तो आपकी वारंटी का क्या फायदा। सो जैसे कि आप गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदते हैं, वैसे ही इट इज ऑलवेज एडवाइस कि सोलर आप टियर 1 ब्रांड से खरीदें, जिसकी वारंटी और क्वालिटी एंड फील्ड टेस्टिंग, यानी सालों से हजारों करोड़ों के सोलर पैनल उनके देश में या दुनिया में लगे हों, तो दैट विल मेक श्योर कि योर परफॉर्मेंस एंड योर वारंटीज आर सेफ। सेकेंड जो हार्ट ऑफ द सिस्टम होता है वो होता है इन्वर्टर। सोलर पैनल जो है वो डीसी या डायरेक्ट करंट बिजली बनाता है। उस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपके अप्लायंसेस हो गए, आपके पंखे, लाइट, एसी, ये सब हमारे घर में एसी करंट बिजली आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट बिजली आती है। ये इन्वर्टर हार्ट ऑफ द सिस्टम है, जो सोलर मॉड्यूल की डायरेक्ट करंट बिजली को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। कई कंपनीज इन्वर्टर के सिलेक्शन, कई क्लाइंट्स जो हैं और हाउसिंग सोसाइटीज इन्वर्टर को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती, बट ये काफी बड़ी मिस्टेक है। सही इन्वर्टर का सिलेक्शन, सही टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो किसी ब्रांड के नहीं आते, मॉड्यूल एंड इन्वर्टर तो ब्रांड के आते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स आप देखते होंगे बड़े बड़े 6 फीट के मेटालिक शेड लगा के या लोहे के स्ट्रक्चर्स लगा के उसके ऊपर पैनल बिछाए जाते हैं, ये डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का काम आपकी इंस्टॉलेशन कंपनी करती है। वाइल ये किसी ब्रांड से नहीं आता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, और ये सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही नंबर आपके दिमाग में डालना चाहूंगी। एक सोलर पैनल 27 किलो का होता है और कांच का बना होता है। अगर आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर पुअर क्वालिटी रहा, एक साइक्लोन अम्फान आया, एक बड़ी आंधी आई, और अगर एक भी स्ट्रक्चर टूट गया या मॉड्यूल छत से आंधी तूफान में उड़ के गिर गया और नीचे गाड़ी पर या
खुदा ना खास्ता किसी इंसान पर गिर गया, इट इज इमीडिएट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो एज अ मैनेजमेंट कमेटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विंड स्पीड सेफ्टी, साइक्लोनिक सेफ्टी, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेफ्टी को आप बहुत ध्यान में रख के ही सोलर खरीदें। ऑफ कोर्स आप ये सब जान नहीं सकते, इसलिए ट्रस्टेड सोलर कंपनी जिसने काफी वेदर कंडीशंस में काफी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए सोलर लगाया हो, बॉम्बे में सारी बिल्डिंग्स हाई राइज होती हैं, 20, 30, 40, 50 माले की होती हैं, तो विंड स्पीड काफी हाई होती है और सेफ्टी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक वीडियो भेजा था सारे ही अटेंडीज को। आई विल रिक्वेस्ट गोपी टू सेंड द लिंक टू आवर यूट्यूब वीडियो। वी आर एक्सपर्ट्स इन स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। ये सेफ्टी एंड डिजाइन इंजीनियरिंग में हम एक्सपर्ट्स हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज ने सोलर स्क्वायर को ट्रस्ट किया है। जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री से लेकर टीवीएस मोटर्स की फैक्ट्री से लेकर अरविंद मिल्स एंड आदित्य बिरला ग्रुप के छतों पर हमने सोलर लगाया है। सो वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। तो दिस इज वन थिंग टू टेक केयर ऑफ। लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है केबल्स। सोलर सिस्टम बाहर लगता है, एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस को एक्सपोज्ड होता है, चूहे आएंगे, बंदर आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, धूल मिट्टी आएगी, वेदरिंग होगी। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत जो एक्सटर्नल कंडीशन वेदर कंडीशन केबल्स है वो यूज करना बहुत जरूरी है। देयर आर सेवरल अदर कंपोनेंट्स। हमारी जो ई गाइड है दैट विल कवर इट, मैंने ब्रीफली अभी कवर किया है। Now we come to our second last and most important section. It is how to choose your installation partner. आप सोलर में पीएचडी आरएनडी नहीं कर सकते, आप यही कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट कमेटी कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, एक अच्छी डिजाइन इंजीनियरिंग, अच्छी एक्सपीरियंस सोलर कंपनी को चूज करें। बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हैं, अगर आप बिल्डर से घर खरीदें या आर्किटेक्ट से घर बनवाएं, 100 तरीके की चोरी हो सकती है। इसलिए हम रिप्यूटेड बिल्डर, रिप्यूटेड ब्रांड का सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर सकते सेफ्टी पे, इंजीनियरिंग पे, डिजाइन पे। सो यू मस्ट चूज अ इंस्टॉलेशन पार्टनर केयरफुली। नंबर 1 जो है, जो आपके इंस्टॉलेशन पार्टनर हैं, वो डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, वही सारी ब्रांड्स का मटेरियल प्रोक्योर करके आपकी छत पे लगाएंगे और 25 साल तक ये सोलर सिस्टम आपको फिर बिजली देगा। तो यू मस्ट चूज इट केयरफुली। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो मैं सारी कमिटीज को एडवाइस करना चाहूंगी, इट इज ऑन हाउ टू इनवाइट बिड्स। कई कमिटीज सिंपली सोलर कंपनीज को बोलती है हमें सोलर लेना है, बिड दीजिए, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 100 किलोवाट लेना है, बिड दीजिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये बोलना कि मुझे मोबाइल खरीदना है, कितने में मिलेगा, ये गलत है। कौन सा मोबाइल, कितना कैमरा, कितना मेमोरी, कितना प्रोसेसर, क्या क्या फीचर्स चाहते हैं आप, कितना स्क्रीन साइज चाहते हैं आप। सो जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में स्पेसिफाई करना जरूरी है, सोलर में भी स्पेसिफाई करना प्रॉपरली जरूरी है। सो वी एडवाइज यू कि आप एक डिटेल्ड RFQ फ्लोट करें। सस्ते में सस्ता नोकिया का और पुराना फोन भी मिलेगा जिसकी इतनी सी स्क्रीन होगी, और महंगे से महंगा आईफोन भी मिलेगा जो 1 लाख रुपए का होगा। तो ये स्पेसिफाई करना कि आप क्या लेना चाहते हैं बहुत जरूरी है। सो वी हैव अ टेम्पलेट ऑफ RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के टेम्पलेट्स। अगर आप आपकी सोसाइटी के लिए सोलर बिड्स इनवाइट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। हमने ये RFQ टेम्पलेट बनाया है क्योंकि सारी ही सोसाइटीज को बिड्स इनवाइट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड स्पेसिफिकेशन आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशन जानते हैं, आप हमारे टेम्पलेट में भर सकते हैं। अगर आप अभी डिसाइडेड नहीं है, तो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या टेक्नोलॉजी, क्या ब्रांड्स, क्या स्पेसिफिकेशंस आप ले सकते हैं। सो वी विल हेल्प यू विद दैट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किन पैरामीटर्स पे इवेलुएट करना चाहिए। मैंने देखा है कि काफी सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर डिसाइड करती हैं। गवर्नमेंट टेंडर के जैसे L1 बिडर, सबसे सस्ता किसका है, बट दैट इज एक्चुअली अ बिग मिस्टेक। क्योंकि सस्ता देने वाले की क्वालिटी, देने वाले की वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, वो आपको डे 1 पे कभी पता नहीं चलेगी। वो कंपनी सोलर, जैसे मैंने कहा 25 साल का सिस्टम है, आपके प्रोडक्ट्स की वारंटी 25 साल है, लेकिन वो आप नहीं क्लेम कर सकते। जो भी वारंटी है, मॉड्यूल अगर आपका एक भी खराब हुआ तो वो वारंटी, आपने अगर छत पे सोलर सिस्टम खरीदा किसी कंपनी ABC सोलर से, वो वारंटी सिर्फ ABC सोलर ही क्लेम कर सकती है। यानी अगर ABC सोलर बंद पड़ गई और आपकी हाउसिंग सोसाइटी लोधा पलावा या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, यू आर नाउ एम्प्टी हैंडेड। आप अब वारंटी नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो जो बायर है उस प्रोडक्ट का, वो ABC सोलर था। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी कंपनी को चूज करें और ऐसे सिलेक्शन पैरामीटर डालें कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की ब्रांड, कंपनी का एक्सपीरियंस, उससे भी आप अपने आप को कवर करें। सो वन एडवाइस वी हैव इज कि प्राइस के अलावा आप मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डालें।
कि जो भी सोलर कंपनी आपका प्रोजेक्ट करना चाहे उसका कम से कम 5 मेगावाट का रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस हो। इतना एक्सपीरियंस करने के बाद ही डिफरेंट साइट कंडीशंस, चैलेंजेस, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उसकी एक्सपर्टीज बनती है। थर्ड इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कई हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो 15 से 20 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट डालती है, क्योंकि कई छोटी सोलर कंपनीज आपको आज सस्ता प्रोजेक्ट दे देंगी आउट ऑफ डेस्परेशन, एंड यू डोंट नो वेदर दे विल सर्वाइव इवन अनदर 1 or 2 years। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टडी करना बहुत जरूरी है। द फोर्थ पैरामीटर इज पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स में आप ये देखें कि आपकी सोसाइटी को गारंटीज मिल रही है या नहीं। सो वी प्रोवाइड ऑल आवर हाउसिंग सोसाइटी क्लाइंट्स विद बैंक गारंटीज, यानी कि हम अपने क्लाइंट्स को ये गारंटी करते हैं कि अगर हमने आपको एक सोलर सिस्टम बेचा और हमने कहा ये साल का 1 लाख यूनिट बनाएगा, अगर उसने 80,000 यूनिट ही बनाए तो आपके रिस्क नहीं है, हमारी बैंक गारंटी आपके पास होगी, जिससे कि आप जो 20,000 यूनिट जो आपके नहीं बने, जो आपकी सेविंग में लॉस हुआ, आपको हमारी बैंक गारंटी से वो फाइनेंशियल बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसके रहते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज अ सोलर कंपनी है कि हम सही क्वालिटी लगाएं, प्लांट को मेंटेन करें, एंड आपको चिंता नहीं करनी है कि भाई मेरे प्लांट से अगर बिजली कम बनी तो मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने तो ये सोच के प्लांट लगाया था कि 1 लाख यूनिट बनाएगा, इसने तो 80,000 यूनिट ही बनाया। वो रिस्क आपकी नहीं है। हमारी बैंक गारंटी के तहत अगर प्लांट कम भी बिजली बनाता है, यू एज अ हाउसिंग सोसाइटी आर फाइनेंशियली कवर्ड। एज आई सेड, वी आर हैप्पी टू सेंड यू RFQ टेम्पलेट्स। अगर आप आपकी सोसाइटी के लिए बिड्स इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज डू रीच आउट टू अस, एंड वी स्ट्रांगली एडवाइज कि आप ओपन एंडेड बिड्स ना मंगाएं, आप किसी एक स्पेसिफिकेशन पर ही बिड्स मंगाएं। Now coming to the another fun part, एक बार आपने सोलर जाने का डिसाइड कर लिया, what is the best way to get AGM approvals? यहाँ पे भी हमने काफी, हमारा जो 100 सोसाइटीज को हमने कंसल्ट किया है, कुछ ने 3 महीने में अप्रूवल निकाल लिए, कुछ 2 साल हो गए अभी भी नहीं निकाल पाए हैं। और मैनेजमेंट कमिटीज परेशान होती रहती हैं, हर 4 महीने में AGM मीटिंग में फिर सोलर डिस्कस होता है, बट देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो। तो मैं अपनी टिप्स आज हम शेयर करना चाहेंगे कि हमने कई बार एक कॉमन मिस्टेक देखी है कि मैनेजमेंट कमिटीज जो है वो एक ही मीटिंग में सोलर का अप्रूवल, कितना किलोवाट लेना है वो अप्रूवल, बजट अप्रूवल और वेंडर कौन सिलेक्ट किया और कौन सा मॉड्यूल ले रहे हैं, कौन सा इन्वर्टर ले रहे हैं, सारे अप्रूवल एक ही मीटिंग में निकालना चाहते हैं। सोलर इज अ बिग प्रोजेक्ट, सो वी सजेस्ट टू ब्रेक इट इन 2 पार्ट्स। नंबर 1, आप एक AGM में सिर्फ इन प्रिंसिपल सोलर जाने का अप्रूवल लाएं कि हम इन प्रिंसिपल सोलर जाएंगे और हम अपने लिए मैक्सिमम बेस्ट कितना किलोवाट ले सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। अप्रूवल लाने के बाद आप एक सोलर कमेटी फॉर्म करें। 80-90% सोसाइटी जो सोलर जाती है वो मैनेजमेंट कमेटी के अलावा एक सेपरेट कमेटी फॉर्म करती है, जिसमें इंजीनियर होंगे, कुछ लॉयर्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेजरर होंगे, ऐसे डिफरेंट रेसिडेंट्स प्लस मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को मिला के आप एक सोलर कमेटी बनाएं। वो कमेटी फिर सोलर कितना लेना है, किस बजट में लेना है, क्या टेक्नोलॉजी लेनी है, वेंडर सिलेक्शन के लिए हमें टेंडरिंग करनी है, हमें बिड्स इनवाइट करनी है, किन कंपनीज से करनी है, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। एक बार एक कमेटी बन गई, देन वी सजेस्ट फ्लोट एन RFQ। अदरवाइज AGM में रेसिडेंट्स को ओपन एंडेड बिड्स में जस्टिफाई करना कि आपने सही सिलेक्शन किया है, आप 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेसिडेंट से काफी सवाल आएंगे। तो अगर आप एक डिसिप्लिन RFQ प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप आपके रेसिडेंट्स को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमने एक प्री डिसाइडेड स्पेसिफिकेशन पर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन किया है, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है वेंडर एवेल्युएशन में, दिस इज द बेस्ट डील फॉर आवर सोसाइटी, वो आप आपके रेसिडेंट्स को प्रूव कर पाएंगे। फोर्थ एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी स्पेशली लार्ज सोसाइटीज को, इज टू हायर अ सोलर कंसल्टेंट। काफी सोलर कंसल्टेंट्स मार्केट में हैं जो AGM अप्रूवल और सोसाइटी को पूरी सोलर की जर्नी में हेल्प करते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं लेंगे, आपका जो भी सोलर का कॉस्ट है उसका आधा 1% शायद आपको इनको देना पड़े, बट सोलर कंसल्टेंट लगा के आप आपकी सोसाइटी के लिए जॉब और कमेटी के लिए जॉब आसान कर सकते हैं। लास्ट इज एजुकेटिंग रेसिडेंट्स। अनदर गुड प्रैक्टिस दैट वी हैव सीन इज कि आप जैसे हम आपको ये जो हैंडबुक भेजेंगे, आप ये हैंडबुक अपने रेसिडेंट्स को भेज सकते हैं। जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन पूल है, वो आप आपके रेसिडेंट्स के साथ शेयर करें। कई मैनेजमेंट कमिटीज 1-2-3 पेज का डॉक्यूमेंट बना के शेयर करती हैं कि हमने क्यों सोलर जाना डिसाइड किया, हम कितना किलोवाट ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन कैसे किया, वेंडर सिलेक्शन कैसे किया। AGM के पहले अगर आप आपके रेसिडेंट्स को एजुकेट करेंगे तो आपको AGM में ज्यादा वोट्स एंड इजी प्रोसेस मिलेगा। We do help in consulting societies who want to go solar. हमारा business consulting का नहीं है, we do installation projects, so we do our consulting free of cost. You can reach out to us and we can guide you and advise you on solar buying process. हमारे पास ready-made solar के लिए AGM presentation templates भी हैं, तो अगर आप आपकी solar society में
अप्रूवल लेना चाहें तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं. Some people asked us to conduct web AGMs on their behalf. Sorry, we don't do that. These templates are for the committee's benefit, ताकि आपका काम आसान हो जाए. So we can share these templates. Last is how to get proper maintenance. I think मैंने maintenance के बारे में काफी बात किया ही है. सोलर में 4 टाइप की मेंटेनेंस होती है. प्रिवेंटिव, करेक्टिव, मॉड्यूल क्लीनिंग, 3 टाइप की मेंटेनेंस होती है. ये मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. मेंटेनेंस अगर आपके सोलर सिस्टम की नहीं हुई और मान लीजिए एक मॉड्यूल खराब हो गया या एक इन्वर्टर खराब हो गया, आप अगर उसकी वारंटी क्लेम करना चाहेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ये बोल सकते हैं कि भाई आपकी वारंटी वॉइड, आपने तो मेंटेन ही नहीं किया. तो ये जो मेंटेनेंस है ये छोटा सा खर्चा होती है. तो वी विल एडवाइस कि आप पेनी वाइज पाउंड फूलिश ना हो, ये मेंटेनेंस हमेशा खरीदें ताकि आपके प्लांट परफॉर्म करे, कोई सेफ्टी इशू कभी ना आए, ब्रेकडाउन्स ना आए एंड आपकी वारंटीज वॉइड ना हो. सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग बोलते हैं यार बारिश के बारिश मॉड्यूल धुल जाएगा. ये बहुत ही गलत परसेप्शन है. मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स एडवाइस करते हैं कि आप महीने में कम से कम 1 से 2 बार अपने सोलर मॉड्यूल्स को धोएं. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हाई ऑन डस्ट है, हमारी रोड्स कच्ची हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन है, काफी धूल जमा होती है मॉड्यूल पर. वो धूल जमा होगी तो मॉड्यूल डैमेज होगा, मॉड्यूल की वारंटी वॉइड होने का रिस्क है. प्लस आपको परफॉर्मेंस कैसे आएगा? मॉड्यूल चलता है जब उस पर सनलाइट गिरती है एंड अगर उसके ऊपर धूल या बर्ड ड्रॉपिंग्स आके गिर जाएंगी, चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए, उसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग्स है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. सो मॉड्यूल क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी टेक्नीशियंस की टीम हर 3 महीने में आपकी छत पर आएंगी, पूरे सिस्टम का जैसे बोलते हैं हेल्थ चेक करेगी, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कोई लूज तो नहीं हुए, वोल्टेजेस एंड करंट्स प्रॉपर है वो चेक होगा. सेकेंडली सारे मैकेनिकल कनेक्शंस भी चेक होंगे, कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, कहीं रस्टिंग तो नहीं है, कहीं कोई सेफ्टी इशू या कोई परफॉर्मेंस रिस्क तो नहीं है. तो ये पूरा हेल्थ चेक होगा हर 3 महीने में. इस प्रिवेंटिव हेल्थ चेक से हम इंश्योर करते हैं कि आपकी कभी वारंटीज वॉइड ना हो, आपका सिस्टम परफॉर्म करे, कोई इशू आने से पहले, ब्रेकडाउन आने से पहले हम उस इशू को पकड़ लें. सो दिस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज व्हाट वी डू. द लास्ट थिंग इज कई छोटी सोलर कंपनीज के पास आफ्टर सेल्स नेटवर्क नहीं होता है. मान लीजिए अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट, कभी लैपटॉप में भी वारंटी क्लेम करनी पड़ती है, कभी फ्रिज में भी डिफेक्ट निकल जाता है, वैसे ही सोलर के भी किसी एक आध कंपोनेंट में 100 में से 5 प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल सकता है और आपको शायद वारंटी क्लेम करनी पड़े. तो उसके लिए या रिप्लेसमेंट लेना पड़े, यू मस्ट चूज अ कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क. छोटी सोलर कंपनी शायद 10-15 दिन तक भी आपको वो रिपेयर या रिप्लेसमेंट लाके ना दे सके, जो कि एक बड़ी कंपनी जिसके की हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हो आपके ज्योग्राफी में, उनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क, उनके पास स्पेयर्स उनके पास पड़े होंगे. तो 4-5 10 दिन तक डाउन टाइम हो, उससे बेहतर है कि यू चूज अ बिग कंपनी जो कि स्पेयर्स इमीडिएटली लाके आपकी रूफ पे रिप्लेस कर सके. सो दिस मेंटेनेंस आई कांट एम्फसाइज इनफ ऑन. इसे काफी अंडर प्ले किया जाता है. काफी लोग बोलते हैं यार स्टैटिक है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, सोलर में इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग परसेप्शन. किसी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन डिवाइस को चलने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी स्ट्रांगली एडवाइस कि आप आपकी वेंडर सिलेक्शन में मेंटेनेंस को इवैल्यूएट करें एंड मेंटेनेंस, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस जरूर खरीदें. So yeah, that brings me to the end of the webinar. I hope आपने chat में काफी questions पूछे होंगे. As I said, we are here to help you in your solar journey. ये webinar हमने 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को कंसल्ट करके जो हमारी लर्निंग्स थी उससे हमने टिप्स एंड गाइडेंस एंड एडवाइस शेयर किया है. वी आर हियर टू एडवाइज यू, कंसल्ट यू. यू कैन ईमेल अस, आप ईमेल भेज सकते हैं at info@solarsquare.in or you can also write to us at residential@solarsquare.in. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी लिखा हुआ है, हम चैट बॉक्स में भी दे देंगे. आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में छोड़ें. वी विल सेंड द सोलर ई हैंडबुक फॉर हाउसिंग सोसाइटीज, जो हमने एक पूरी इंफॉर्मेशन बुक प्रिपेयर करी है, वो हम आप सभी को भेजेंगे. तो अगर आपकी सोसाइटी उसे सोलर जाना चाहती है तो इट विल बी वेरी हैंडी. यू कैन रीच आउट टू अस फॉर अ फ्री रूफटॉप सोलर इवैल्यूएशन फॉर योर बिल्डिंग. वी ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड कंसल्टेशन. अगर आप टेक्नोलॉजी पे या कितना सोलर लेना है, कुछ भी हमसे गाइडेंस चाहते हैं, वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड. अगर आप सोलर जाना डिसाइड कर चुके हैं और वेंडर सिलेक्शन करना चाहते हैं, वी आर हैप्पी टू शेयर यू RFQ टेम्पलेट्स. RFQ टेम्पलेट जो कि आप फ्लोट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, एक फेयर तरीके से वेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं. वी ऑल्सो कैन सपोर्ट विद AGM प्रेजेंटेशंस. सो यू कैन प्लीज राइट टू अस और रीच आउट टू अस. Miss Avni Pandey's contact is on the screen and we've also provided an email address.
Yes, so we will now open it up for questions. I also have Nikhil Nahar. He is the director and founder of Solar Square Energy. He's also on chat. He can answer, some of the questions. Or aap log, please, you can raise your hand and we will unmute you one by one and you can ask your questions. Hi. I want to ask one pertinent question. Is there any minimum kilowatt requirement that is required to enroll for this project? I mean, if 3 kilowatt is a minimum requirement, then only we can start. If you have only 2 kilowatt or 1 kilowatt, then you cannot so start. 3 kilowatts से, so 2 kilowatt and above we do all project sizes. 2 kilowatt से लेके आप 2000 20,000 kilowatt तक भी सोलर हमसे खरीद सकते हैं. So minimum requirement is 2 kilowatt. However, जो zero investment solar है उसमें काफी financial and legal and काफी investment risk होती है, तो उसमें हमारा minimum project size is 25 kilowatt. बट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप 2 किलोवाट से लेके 20,000 किलोवाट तक कुछ भी खरीद सकते हैं. जो ऑपेक्स या जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर है उसमें मिनिमम 25 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है एंड इट इज ओनली फॉर हाउसिंग सोसाइटीज. इंडिपेंडेंट घरों के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर का ऑप्शन नहीं है. इंडिपेंडेंट घरों के लिए हम सोलर फाइनेंसिंग थ्रू EMI लोन, बहुत ही जीरो इंटरेस्ट लोन्स के थ्रू हम उन्हें सपोर्ट करते हैं. बट जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर इज ओनली फॉर हाउसिंग सोसाइटीज. I hope that answers your question. I think I will unmute the next for the next question now. Apple iPhone करके I am seeing one name. आप please अपना नाम बताएं and you can ask your question. Hello, can you hear me? Yes, yes. This is Mahadevan, Vice Chairman Navi Mumbai Housing Federation. Now it's a tailor-made because different societies are having different, capacity of the house owners. Now, for example, the purpose of installing solar energy to meet the common area expenses. I think you should understand practically. Okay, that is pump charges, what annually what we are spending to, for common amenities, that how could we save the power. As per you, the cost is coming up to 6 rupees per unit. But only thing is what I am advising it, how you are designing and catering to the society for 100 members, or you are calculating as per the annual maintenance incurred by the society, what you are recommending it. राइट. सो जो सोलर है वो सिर्फ आपकी रूफ, क्योंकि कॉमन एरिया है, आप सिर्फ कॉमन एरिया बिल्स के लिए ही ले सकते हैं. इंडिपेंडेंट घर, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्लैट है और आप चाहें कि हम छत पे थोड़ी सी जगह लेके अपने फ्लैट के लिए सोलर लगा ले, दैट इज नॉट अलाउड. अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर पे जाना चाहते हैं तो एज आई सेड 4 to 7 rupees पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन बाय फ्रॉम अस. नेट ऑफ ऑल द टैक्सेस, द फिक्स्ड चार्ज दैट यू आर पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू योर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वुड बी अ मिनिमम 11 to anywhere between 11 to 15 rupees when you load all the taxes. The cost of solar is 4 to 7 rupees inclusive of everything. You don't have to pay anything after that. So the saving is almost, you can see almost 50% on your electricity bills. But still I want to know that per kilowatt, you are still roughly it will be 50,000 rupees. Am I correct, madam? So minimum installation, you require 3 kilowatts. Am I correct, madam, for housing society? Minimum 2 kilowatt. Okay, now the whatever the solar produce, it will go to the manufacturer and you get the benefit after after a year or whatever it is. What is the actual scenario? Right. So I will ask Nikhil maybe to answer this. So ये सारे solar systems are grid connected rooftop solar system. Yes. Yeah. So Nikhil can maybe answer this. Nikhil? Yeah, could you just summarize the question, share for me? Whatever the energy produced from the solar panel, that goes to the grid. Am I correct or not? That is accounted after how many months we get the credit? No, you will get the credit every month, sir. It is not correct that it goes to the grid. ये जो net metered system है, इससे जो whatever electricity you make,
you consume it instantaneously in your society. When you make extra power, that goes to the grid. Evening, when the sun sets, the solar system stops generating and you take that electricity back from the grid. This free flow of electricity from your solar system to your home or building to the grid, this entire system is called net metering. This is a facility available to all housing societies or everybody, in Maharashtra. So this net metering permission and this entire policy management is also done by Solar Square. So we will get your solar plant connected to the grid. You do not send all the electricity to the grid. And the question ki aapko year mein ek baar benefit milega? Nahi, every month in your bill, you will start saving. Let's say you require 100 units per month in your building and your solar system makes 100 units. That means your bill will be almost 0 rupees. You will only pay the fixed charge of your meter. So every month you will get that benefit. I hope that answers your question. Correct. Mr. Basudev Biswas, I have just asked to unmute you. You can please ask your question. Yes, good morning, madam. I am Basudev Biswas. I am speaking from Navi Mumbai, Kamote area. See, my question is, I know that sun travels in the southern sky from east to west. So does your panel have a mechanism to track the sun throughout the day? This is number one. Number two, if not, at what angle do you fix it so that the maximum benefit is received? Because if it is a fixed installation, some part of the day it will be receiving maximum solar radiation, and part of the day, say start of the day and end of the day, you will be receiving a lesser radiation. So the amount of electricity produced will also vary to that extent. So do you have that kind of arrangement? Number one. Number two, do you receive money from an investor? Suppose somebody wants to invest money in your company, not for his or any specific society, but in general. Over. That's a great question, sir. I'll first ask Nikhil to answer your first part, whether the solar system tracks the sun, or agar track nahi karta hai, ye static systems hain, to what's the right way? The images that you see here, they are all photos of Solar Square Energy's projects of rooftop solar. Nikhil, if you can answer this question, please. Okay. Hi. Hello, sir. The question, as you rightly asked, is whether the sun can be tracked with a special tracking system, which is available typically for a ground mount project, for a high-rise buildings or for a terrace kind of a setup. Usually, trackers are not installed, specifically because of the dynamic wind speed arrangements that are needed to be taken care of. The second part of your question is, of course, the sun rises from the east and sets in the west. The ideal orientation of the solar panel has to be towards south, because it will traverse through the southern part for the most of the day. And you will be able to reap out the maximum energy from the solar system during the daytime, where the peak irradiation is available between a window of 10 a.m. to 2:30 p.m. That's the typical 4.5 hour window where maximum solar energy will be available for your solar system. The ideal orientation of a solar panel should be equal to the latitude of your location. However, considering the rise of the building, the height of the building, there can be a little bit of modifications and tweaks that can be taken care in the system. The ideal is having your tilt angle equal to latitude of your location. No, I have a supplementary question. See, whatever photographs you have displayed here, it shows a plane surface, a fixed angle facing towards the sun. Instead of that, can you not make a installation of the panels little carving type, so that some Sir, part that's not technically and commercially viable. We have done a lot of solar projects, so naturally, there are certain things are in theory, certain things happen in practical and are commercially viable. These are solar panels, and all the savings and economics
that we have shared is basis generation of fixed tilt solar panels, which is the industry standard from Germany to Japan to India. That is what manufacturers make. Those are the stable technologies. We'll be happy to maybe share more on why it is the right technology and why this is the commercially viable technology. Maybe outside this webinar. But to your question of these are all fixed tilt solar panels. Solar trackers are a very expensive technology. They are used when you are buying 50,000 20,000 kilowatts of solar when governments buy in their ground mount solar projects. It's for very different project conditions and for very different scale and economics. So it's not commercially viable for rooftop solar projects. Okay, that is a detailed study. Detailed study will be required if you can make solar panels installed in a particular curved manner. But my second question was, do you invite investments? On the investment, yes, absolutely. So, sir, we do have investment from high net worth individuals if they want to invest in our system, through us in solar projects, and we are happy to share that also separately with you. What we have observed is that residents of some housing societies, they want to invest for the rooftop solar system for their housing society. So let's say there are 100 apartments and 5 apartment owners want to invest for their own society's rooftop solar. And then the 6 rupees, that power that generated, they get a return accordingly on their investment. Yes, it is possible, but it's again, it's not for the larger group. We'll be happy to answer that question, separately. But it's not, we don't have, like a peer-to-peer lending license or anything for that. So it's just done on a case-to-case basis on individual contracts. Okay, I got your message. Thank you. Mr. Sriram Narayan, if you can just unmute. Yeah, I have. Hi, thank you so much first and foremost for having this webinar. Secondly, most important, you did speak about during the non-sunlight days, the solar panel still continues working. If you can just throw a little light on that, how does that work? So that will be helpful for everyone. Nikhil, if you can take that. Yeah. So the question is that during non-sunny days, am I understanding, Mr. Sriram, your question right? During non-sunny days also the solar system generates. That's the question, right? Right. So see, a solar system typically has to have irradiation. Even if it's a non-sunny day, there will be irradiation which is available. Irradiation is nothing but a light, a lumen. As long as sunlight, even if it is a diffused sunlight which is available for solar panels, it is going to generate. Typically, you get the maximum solar generation during summer months, the average solar generation during winter months, and during the cloudy days or rainy days, you will see a drop in generation. Does that answer your question, Mr. Sriram? Because it doesn't work on the temperature, it works on the sunlight. So even if there is a diffuse sunlight, it will work. Yeah, I hope that answers your question. Sir, also जो मैंने कहा है कि per kilowatt generates 1400 units, 1300 units. This is the average of the year. During summers, you'll generate high. During monsoon, you'll generate a bit low. But over the year, the solar plant generation is fairly standard, fairly predictable. It's a very stable technology. If we tell you, you will generate 1300 units per kilowatt, 1375 units per kilowatt per year, you will not see a more than 5% deviation. So it's a very, very stable that way. Over the year, the averages will pan out. I hope that answers your question. Mr. N.K. Hariharan, if you can unmute yourself and ask your question, please. Hello. Yes, my question is, we already have a rooftop installed on a society terrace. So typically, how do you handle such situation? Do you dismantle the existing roof and then redo it again, or build the solar roof panels over and above the existing rooftop?
Right. So, sir, they must be solar water heater panels जो पानी को गर्म करते हैं सिर्फ. This solar rooftop, solar photovoltaic technology, they make electricity. So if it is solar water heaters, we usually, do some placement change and, we make sure that there is enough shadow-free area to install solar panels on your roof. We have also seen cases जहाँ पर कि builder ने काफी पुरानी technology के या poor quality के solar panels लगा रखे हैं. And when the residents and management committee takes over, they ask to remove those solar panels and install a fresh solar system, maximum use the space on the roof. So Shobha Petunia, for example, is one housing society in Bangalore which recently made us remove, and they donated the old panels which their builder had installed because that system was not working, it was not maintained, and they gave us a fresh contract to use the entire roof, install a big solar system, and they gave us a maintenance contract along with it. So that completely depends on the society. We are happy to guide on a case-to-case basis, depending on जो existing panels हैं, वो water heater है या photovoltaic panels हैं, उनकी condition and performance क्या है. If they are well-performing panels, we can let them remain and use the balance empty space and install there. Thank you. Okay. Mr. Hitesh, if you can unmute yourself and Hello. ask your question, please. Can I? No, ma'am. Yes. And the question is more of from the industrial sector, from the manufacturing sector, but maybe applicable in certain cases to the societies. The thing is that does it have a time of the day control? Can it be controlled, and whether it is feasible? Sir, when you say time of the day, you want to adjust the solar generation as per specific pattern? Yeah. Depending on so your that, load? So yeah, depending on the load and the unit rate, which is persistent with respect to the local rules. Depending on the time of the day, the rates are varying. Right. So for the industrial kind of a setup, let's say your load drops, the load management, there's a specific sophisticated software which can interact with your solar generating system and curtail generation if your consumption is lowered and the generation is higher. So that management is definitely possible with a sophisticated software. And this is an additional software which generally doesn't come with a normal solar power generating system, needs a setup with a microcontroller based interacting system with a solar power generation. It's possible. And indeed, for a lot of projects, even in the ground mount projects or even in the rooftop projects, let's say a diesel generator, which is run with your cooperative housing society, with an additional expenditure, we can install a separate system which can manage the power which is drawn either from a solar or a DG controller, and the ratio of those powers can be decided dynamically based on your load. So this is possible, but it is additional system which needs to be integrated. Okay, thanks for the answer. And roughly, what is the cost? Because since it would be a software, so right. There is a microcontroller-based setup also which comes. Typically, a couple of lakhs to 5 lakhs. That's the range that you would see for a simple setup. If it's a much complex setup where you have to have a multiple sources managed, then the cost will go up accordingly. A typical range is 2 to 5 lakhs, depending on what kind of complexity we have in the solution. Yeah, thanks for answering the questions. One more question is popping up, if you allow me another 2 seconds. Sure, please. Yeah, it is like how much time does it take to install? It will definitely vary on the size, but a fair idea. Right. So typically solar installation takes 30 to 45 days if we are choosing a certain system which is available readily for installation. If we are choosing certain system which needs an import from, let's say, China or Singapore, then it will take a little longer time, up to 60 days. That's the expected time frame. Okay. Thank you very much for answering the questions precisely. Thank you. Yes. Can I? Yes. Yes, please, sir. Hello? Hello? Yes, sir. Please go ahead. See, I just wanted to know how far it is, protected against cyclone. Because the reason I am asking this question, normally the Bombay coastal area, it is not, seen cyclone, it is only a storm, 65 to 70 kilometer, but this year,
this cyclone has touched almost 175 kilometers to 200. If you read the newspaper report, so in that scenario, how far this solar panel is protected against this type of cyclone? So, sir, all the photographs that you see faced the cyclone this year. We have, as I said, over 150 crores worth of projects between Bombay, Lonavala, Khandala, Pune regions. None of the projects suffered any issue. This is something जो मैंने specify किया था. We are experts in structure design and we are experts in design rooftops for high-rise buildings. Nikhil can answer it more technically, but I guess experience, is right. So to add to Shreya's point, to add to Shreya's point, sir, the cyclone wind speeds typically are calculated based on a return wind speed tenure. There is a probability assigned in Indian Standard Code, which is IS 875 Part 3, that specifically captures the wind speed zones, the return wind speed zones and your design life of a solar project. For Bombay zone, it is 44 meter per second. And our solar structures are designed to cater to the 44 meter per second wind zones, which is typically 160 kilometer per hour. So structures are designed accordingly. Depending on your height factor, the additional safeties are put in place. Okay, that's a good explanation. But again, that to again reiterate my question, that payback period is almost 3 years. Payback period. Yes, sir, 3 years. 3 to 4 years in Maharashtra. Yeah. In 4 years in Maharashtra. Then again, that cost per utilizing the solar energy, it comes to almost 6 rupees in recently. It's an established fact. No, sir, I think you are confused. Payback period only matters if you buy on capex, which means if you invest in your. I didn't get your point, madam. There is no question of payback period. See, my investment, if I'm buying the system, my money, so the payback period is 3 to 4 years as per you. My investment should get the return. Yes. But the third question is the unit per charge. Almost it worked out to 6 rupees or 7 rupees for solar energy. You got confused. You are getting confused. If you buy the solar system, you are not paying a per unit charge for electricity. The system belongs to you. The electricity system is free for you because you have paid for the system. So here you break even in 3.5 years. But if you go for zero investment solar, where I invest in the solar system, I then make money by charging you per unit 5 rupees, 6 rupees for electricity. So only if you go for a zero investment, where you have not invested in the you are directly buying cheaper electricity and saving 40-70% on your monthly electricity bill. So you are confusing the two. There is no question of break-even period if you have not invested anything, because you invested 0 rupees, you just free electricity from me. So in the case of OPEX, you are paying 6 rupees. If you buy, pay anything for electricity. The electricity is free for you. Good explanation. Hello. Mr. Chandrakant, if you could unmute and ask your question. Yes. Can you hear me, madam? Yes, you're audible, sir. Yeah. There are two different questions. One is about the maintenance cost of the system after installation per kilowatt. And second question is, what are the disadvantages of the system over the grid power? Sir, your question about the maintenance cost, typically a 100 kilowatt system would cost a maintenance of rupees 1 lakh per year. And a second question, which is regarding your disadvantages with solar system. Sir, solar system indeed is a purest form of electricity, which is going to be available at your fingertip. And it is generated for you. There are no disadvantages. You cannot distinguish between electricity which is coming from a grid from that which is coming from a solar panel. Indeed, solar panel electricity is pure. Pure in sense of, is it DC? No, it's AC only, sir. The inverter converts the DC into AC. When I say pure, the waveform which is coming from your electricity from solar panel, it is much better and a smoother waveform than which is coming from the electricity board. So this electricity, is it 50 hertz or 60 hertz?
It's 50 hertz as per our grid condition, sir. Okay, okay. So it is matched with the MSCB. It will match. Yes. Yeah, it match with the MSCB. So in night hours, the grid power we can utilize, and accordingly it will be built. Yes, it is going to be a seamless integration with a solar. You will not be able to have a solar system or a grid system which is not going to be utilized. You need to do some switching. That is not there. It will automatically synchronize. So you do not have to switch between the two systems. And all lighting work will be done by us. Yeah. Yes. Okay. And this, what is second disadvantage? So there is no disadvantage with solar system, sir. Indeed, it is a greener energy and it's a cleaner energy with a pure form. Okay, okay. Thank you. Sure. Mr. Kish, yourself and ask it. Yeah, the question is related to, are these panels and the structures leak proof in terms of water? Because right in the beginning, somebody said they can be used in place of, to prevent any leakages in the society from the terrace. So, will they work that way? Will they work as a shade also? Right. So, so there are systems which are available to make it leak proof. Needs a lot more sophistication to make it leak proof. Typically, if you have a shed which is a metallic shed on the roof, then that can also make the solar system roof the leak proof, because you can install on top of a metallic shed. The second, if you are not installing on top of a metallic shed and you want us to take care of the gaps to be leak proof, that is possible with the additional infrastructure that can be put in place. I think that's about it. Thank you very much. Thank you, Kishore. In Navi Mumbai and Pune Khandala areas, we have commonly seen that societies already have metallic shed on their roof, and installing on top of it is actually very easy. Of course, the structural strength of the metallic shed has to be seen. We can also get that job done, or we can guide the society on what structural strength, and you can metallic shed, and then we simply install solar on top of it. If you see this image that I have on the screen, the top right is a high-rise building. It's a 5 or 7 story building, and you can shed that on top, solar installed on top of it. So that's always an option. The other option is also that you don't want to install, you simply want structures to be created and solar to be. You can see several images here where the solar panels are directly installed on top of structures. There's no metallic sheet below it. So all of those solutions are possible, and we can do a survey and guide on what's the right thing. But in that, we have observed that sheets and people to install on top of it. I believe we've taken all the questions. If there's any other question from chat that Nikhil, you would want to address, I don't see any more. I think, yeah, we've taken all the questions. Mr. Sriram, I believe we've not taken yours. I think if you can just unmute, we can take the last question. Shreya, you did answer my question. So it was about the if there are no lights, then yeah, that was answered. Thank you so much. Sorry. So I believe we've taken all the questions today. Thanks a lot for your time. Please leave your email address in the chat box so we can send you the solar handbook for housing societies, and do reach out to us for any queries and questions. Thanks a lot. I think Shreya, Amarji is there. He has something to ask. So please, Amarji, we are available for next 5 to 10 minutes. You can ask your questions. Whoever wants to ask the question, they can stay back. Yeah. Yes. Yeah. Thanks for this initiative. We had some good insights from this. But my question is, see, we are taking power from, say, MSEB as a primary. Secondary, we have either inverter or a DG. And third will be the solar, right? How to manage these three? Right. So suppose solar solar, primary will be solar, secondary should be MSEB, and third should be DG. That is possible. Right. How is it? Yeah, I'll just explain your question, sir. So solar, the on-grid solar system, when we call it, it has to work in tandem with another source.
So you can imagine that solar system is working in tandem with either a MSEB or it is working in tandem with DG synchronization. At any given point in time, the solar system will need a reference power. So it will be either taken from a grid or from a DG sync. And in terms of the priority, the solar will always be prioritized. The reason is it is the closest to the load, and hence it will be consumed first, and any excess power, if needed, will be drawn from an alternate source. There are certain technical parameters which are adjusted in the waveform in such a manner that the solar power is pushed first to be utilized, and then you draw the remaining power from either a grid or a DG sync. As I mentioned earlier, for DG synchronization, you need additional infrastructure. I explained about that. So what is the Does that answer your question, time? Amarshi? Yeah, partially. So the switchover, when the solar power is less and it is as a primary and it is taking as a secondary from MSEB, what is the switchover time? Will there be any failure? No, there's no switchover time, sir. This is on grid. So at any given point in time, let's say you are drawing, your need right now is 100 units. And let's say solar is generating 50 units. Then you are going to draw a power which you are not going to be able to distinguish which is coming from solar or which is going to come from grid. Although you can measure the powers which are coming from solar and grid. But when it is coming to your load catering, 50 units will be drawn from solar and 50 units will be drawn from grid in real time. And it will be synchronized. So you do not need to switch manually between a solar system or a grid system. It happens automatically. This has created more question, your answer. Please. So 50-50 means always I should be paying MSEB 50 and I'm saying because you are, when I say 50, because it also depends on your sunlight, irradiation on the day. There's a typical bell curve pattern which a solar generation typically follows. Like morning में आपका थोड़ा सा कम generation होगा, दोपहर में ज़्यादा होगा, फिर evening में वापस कम होगा as sun rises and sets. So afternoon में you'll have a peak generation from solar system which is available for your consumption. So when I say that आपका load का pattern क्या है, let's say morning में you are drawing more power and solar is generating less. For you, it has to be a seamless experience. Your load should be served. So small amount of energy will be drawn from solar, bulk will be drawn from the grid. And in the afternoon, when solar is producing more, it will be vice versa situation. Okay, thanks a lot. And the second question is, so here from the solar panel, it will go to the inverter and inverter to the load. That's it, right? No storage. There is no storage. Okay. Thanks. Sure. Thank you. I think I'm seeing Mr. Galaxy M31. There is somebody. Yeah, please. I am Vasudev Biswas. I want to ask one question. Would you allow me? Yes, Mr. Vasudev, please. See, my question is, I stay in a complex where there are 3 towers, and each, in case we plan for installation of solar panels on all the 3 towers for the entire society, probably each tower, it may be covering about 5,000 square feet. So can you tell me what will be the additional load coming due to installation, including your solar panels and mounting structure and everything? And does it require recalculation of the design of the building, and who is the authority who will be approving such installation? Over. Right. Good question, sir. Sir, for each of your rooftop space, let's say you have 3 towers and 5,000 square feet of area, roughly 1,700 square feet per terrace. If I assume that, a typical system which should come on each of the rooftop is 17 to 20 kilowatt of system if it's a clear shadow-free area which is available in a rooftop. Secondly, your question is with regards to the load. I assume that's a mechanical load which is there on your rooftop. Am I right, sir? Is that yes, your concern? Yes. So mechanical load typically also depends on your height factor. But as we typically see that 70 to 80 kg per square feet, that's the maximum load that will be imparted on your rooftop terrace. So it's like a man who is standing on a roof. The point load will be around 60 to 70 kgs, right?
So if it is able to take that load, of course, we have to take a study because the wider area is going to be covered. Typically, a structural architect for older buildings are the ones who will give go ahead with regards to the installation and the load bearing capacity of your rooftop. There are structural architects in place. We can also connect with some. If your roof is much or your tower is much older, then we recommend that we undertake such a study because safety is more critical and important. My question is not fully answered. See, our buildings are only hardly 10 years old, so that issue is not the issue. Who is the authority who will approve such installation? Because suppose structural consultants are there, sir. There are chartered engineers who either you're an architect or a structural consultants who can undertake this specific study for your rooftop and give you a go ahead. Ideal people are your architects. No, still my question is not answered. See, is there any authority from the government of Maharashtra whose approval will be essential before we enter into your contract with you? No, there are no specific approvals for constructing the rooftop on your terrace. Achha, then is there any specific insurance that has to be taken? Right. So if your building is covered under certain insurances, solar can be added as an asset in those insurances. We can cover the insurance policies which can cover your solar assets. Having said that, sir, if your towers are coming, let's say in the airstrip zone, where the specific permission might be needed from the airport authority because they did not have a obstruction because of the height. So there are some height restrictions, especially for the airstrip zones. If it is not there, then we don't need any specific. Probably that may be required in our case because our complex is located very close to the new airport, which will be coming in Kamote area. And our buildings are already 12-story and 13-story talls. So that specific things can be sorted out once we discuss in specific, not in the general forum. And thank you. Yes, online applications can be done for such things, sir, and it can be catered to on a case-to-case basis. Thank you, sir. Sure. Mr. Sriram, I think you have another question. Seemingly your hand is still raised. Is there any other question or we can sum it up? Mr. Hariharan, Mr. Pillai. I have a question. Hello. Sure, Mr. Hariharan. Yes. How seamless is the power purchase agreement? I mean, some of my friends who had installed solar years ago, they had a lot of, problems in getting the monies and the adjustments in the, between what they sell to the grid and what's the bill. So what is your experience? What does the current scenario reveal? I'll take that question, sir. So we have tried to make it extremely simple and straightforward. We have standard contracts. The thing with standard contracts is that then we don't, customize a lot for different societies. So everybody knows that these are standardized. Your residents can be convinced easily. We keep it simple. That's something that we try to do. The only thing that the society has to be, because we are investing and all our money goes in the solar system, it is important that we are protecting that a society or a change in management committee or residents cannot object one day and, you don't ask us to take back our solar system because once installed, once invested, we have no use of that system. So we just put all the guardrails so that a change in management committee, change in, anything like that, you can't ask us to take back, we can't put our investment at risk. Other than that, it's pretty straightforward. We send a term sheet, which is a 2-page contract. Just preliminary, you can read the rights and the clauses in a simple way. Once that term sheet is agreed, order is allocated to us, we engage a lawyer to just, firm up the final contract, which is also a straightforward contract. You can also appoint a consultant from your side if you like for negotiations on power purchase agreement, because these are not standard contracts or day-to-day life mein, kai logon ne dekhe honge. So you can deploy a consultant, but our contracts are fairly standard. We want to do this work for housing societies at large scale. So we will standardize it and make it simple for the society.
Thank you. I think your question was also from the perspective of adjustments with the MSCB. Am I right, sir? Yes, from the net, yes. From the net metering aspect, sir, so it takes a month's time to get the adjustments reflected in the bill, and then it's streamlined. So typically after the net meter is installed, the next bill is where you start getting the reflection of your solar energy. And so we have many clients who have availed net metering in Maharashtra, and we have not seen any problems after the first bill is raised. My concern is that we cannot be running after the authorities to get our dues. Our responsibility, sir. Our responsibility. We take care of all government approvals for all housing society clients. We are a full stack service provider, so you never have to worry about that. Also, for folks who are leaving, in case you have not left your mobile ID and email, WhatsApp, your email ID and WhatsApp number in chat, please do leave it so we can send you the solar handbook, before leaving the chat. Hello, this is Manoran here. Yes, Mr. Manoran. This question is to first to Shreyas. I just want to know, see, Mahavitran has have a residential policy for solar rooftop installation, wherein they give up to 3 kilowatt 40% subsidy, and above 3 kilowatt up to 10 kilowatt they give 20% subsidy. Are you into that category and then do that and give it? That is the first question. Second is, Nikhil, normally all this solar, you go for a string inverter, and most of the society, we have not get a shadow-free rooftop. So for which, do you have any policy to go with a micro inverter? So both the questions I'll tackle, sir. The subsidy part, the Maharashtra subsidy for this year, so you will not be able to avail it through Solar Square Energy. It is on. It is on now. It is on now. From last January, it is still not closed. For Maharashtra, the New Bombay region, still it is not closed. Up to 3,300 kilowatt is still open. Correct. It's not closed, and there are certain clauses which are inserted, certain specifications which are inserted in the subsidy, and the industry is actually saying that it's not feasible and possible to install solar projects with such kind of specifications which are mentioned in the tender, and that's where the industry is running or shying away right now to pick up the tenders, there are no components which can be picked up and installed under subsidy scheme. That's the specifications which have been reflected in the tender. That's the precise reason the subsidy cannot be availed through Solar Square Energy at present. The part two of your question, sir, if there are shadow prone regions on your rooftop, can we go ahead with a power optimizer or a microcontroller, inverter based technology? The answer is yes, sir. We are one of the largest adopters of Solar Edge or Enphase inverters, which are optimizer based technology and micro inverter technology. And the shadow region, let's say we have a 2-hour shadow in a specific zone, then we can definitely take care of installations with We have an installed capacity of 5 kilowatt, 3 numbers, which is 15 kilowatt, which is about 3-year-old. Do you take maintenance contract for those also, if we are interested? So we will definitely get back to you on this. We'll be interested to. So usually we don't, but for housing societies, we're making an exception, because we want to support housing societies as much as possible. Many of them are stuck with old solar plants bought from builders or other solar companies which have not given them service. So in general, we are not doing it, but on a special case for housing societies, we can take it. So if you can just send us an email at info@solarsquare.in, or you can leave your email address in chat, we can contact you for it. Can I take one more question, Shreyas? Yes. See, this is actually when you have any building which is a common area building where the sanction load is, let's say, assume 10 kilowatt. If the sanction load is 10 kilowatt, can we go for 20 kilowatt solar installation? There is a limitation for putting only 10 kilowatt, correct? There is a limitation, sir. So how do you are 25 kilowatt? You said that you are, when you go for your own investment, 25 kilowatt minimum required. If the connected load is 10 kilowatt, then we cannot go for that 25 kilowatt. We can go only up to 10 kilowatt. Yeah, so a recommendation in that case would be, sir, to go with a capex. Okay. If it is the requirement, solar common requirement more than 25 kilowatt, then only you will be interest for your investment. Yes. Okay. Can I ask one question? Yes, sir.
Nikhil, Yeah. Nikhil, do this application, how this system will work at the time of load shut. Can you elaborate a bit more? Amarji, can you elaborate your question a bit more? No, I didn't ask. Somebody else asked it. Okay. Yes, Mr. Sriram, Okay. you asked the question. No, it was not me, but I have a different question. So the question was again coming back to my older question, similar to that. So whenever we said that we don't have any storage ability, then how does it work in the nighttime? If nighttime or in the time when there is no sunlight? Right. So it's a synchronization, automatic synchronization is what it happens. Let's say solar is 0, then it will still draw from your grid. So you are going to utilize the electricity at night from your MSCB, and during daytime, the solar will take the priority 1. The grid falls in the second priority. Okay, so Nikhil, sorry, again coming back to one more thing add-on to it. So Sure. do we have an ability to have a storage capacity as well from Solar Square? There is a possibility storage at present economic sense. It doesn't make a lot of economic sense because of the cost of the batteries not coming at a parity where the solar power is with the battery becomes cheaper compared to a grid or a solar on grid. Also depends on a case where how much is the downtime where you really need batteries or not. That has to be also checked. Typically the cities like Mumbai and Pune, they don't have much power shutdown, and hence there is necessary to study whether the batteries really make sense or not. At present, according to us, it doesn't make an economical sense. All right, perfect. Thank you so much, Nikhil. Yeah, Nikhil, Amar here. Yes, Amarji. The capex model, there is no cost to the capex cost to society. And OPEX means what? Maintenance will be there, or we have to pay the charge of the electricity, 6 rupees, whatever you told. Maintenance also you will be taking care, right? It's a reverse way, sir. The capex is where the society has to invest, and we will undertake the maintenance as a separate operation and maintenance contract. For the second part, which is a OPEX plan, OPEX project, wherein the Solar Square will be investing, and you will have to pay on a per unit basis. For OPEX for plant, the second, there is operation and maintenance. For a PPA tenure, it will be taken care by us. Yeah, that is for the OPEX model itself. I'm asking, you will be taking care of the maintenance for 10 years. Yes, for a PPA tenure, correct. Okay, that can be extended also if required. Yes, on a mutually agreeable terms, operation and maintenance contract can be extended at an additional cost after the 10th year is over. Okay, thanks. All right, I believe we have answered the questions of all the participants. Thank you so much for attending the webinar. I think, Nikhil, the previous participant was asking that when there is a load shutdown, how the solar will operate? So when the load is shut down, the solar will also shut down. From the electricity board. From electricity board, if the electricity is not going to be available, solar will also shut down. As if only you have synchronized your DG set with solar, which I said. There should be a reference power. There should be some reference there should be a reference power always available for solar to work. So if the electricity power shut down, then the solar will not pump in, correct? It will not. Even we cannot use it. We cannot use it also. No. Okay. Good. That's a question they asked for. Okay, sure. Thank you. Very good. Thank you, Nikhil, for the clarifications. Thank you, sir. Thank you. Is there any other question? Shall we wrap up the webinar then?
Aparna ji has a question. There is a mobile tower at our tower. So we will have to check your shadow situation due to mobile tower. If it is on the north side, then you usually do not have to worry. If it is on the south side, east or west side, then accordingly we will have to probably take care of the shadow situation and choose a technology which will allow the solar installation. Like discussed a few minutes back, we can consider special technologies such as optimizer-based technology, which is a bit costlier, but it's possible to consider that in certain situations where the shadows prevail. Thank you, Aparna ji. Sir, this is Basudev Viswas from Kamote, Navi Mumbai. As a Yes, general feedback from the audience, I find your deliberations are extremely useful, and I hope I will try to persuade our management committee in our complex to look into this particular issue, and if possible, I will try to convince them if they can arrange for an AGM to get the approval. See, our complex has got total 144 flats, and there are 3 towers, each tower 12 stories, and one of the tower is 13 story, and the building is 10 years old. So the issue-wise, that's not a problem. It is comparatively a new building. Only thing I had a question that who are the approving authorities from government of Maharashtra who have to be approached for this, but that you people have explained that part will take care, and in general there is no specific approval required. Sir, for load bearing there is no approval required. For the rooftop project, there is a net metering approval which has to come from the MSC DCL, and that we take care of. Only the documentation requirement, we will ensure that it is made ready, and we ask for certain set of documents from your side. When we have to take an approval, it's a net metering approval that has to be taken from MSC DCL, which is a usual process for taking the approval. With regards to certain project sizes which are over and above 200 kilowatt projects, which I don't think is a case with your apartment, there is a Chief Electrical Inspectorate approval. CEIG is the approval which is needed. So my previous answer was more from the perspective of the load bearing capacity on the roof, whether we need any specific approval. For solar project, there is a net metering related approval which is needed. That part I have understood, but my specific question was the building design, see seismic design and all other designs, whether that things needs a relook, but that you people will take care, that you have explained, your consultant will take you care. Need to have a structural architect. So structural architect will take care. So that way I hope I will be able to convince our authorities, and let us see. Thank you, sir. Thank you for a beautiful presentation. Thank you, Mr. Basudev. Sagar, you have taken a note of the chat, right? Yes, sir. Yes.
Thank you, Mr. Sriram.